लोगों के स्क्रीन शेयर्ड होगी। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है डिस्कस किया था द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसी एंड एडिटिव लॉसी ज्वाइन, जिसके अंदर नॉन एडिटिव लॉसलेस को भी हमने देखा था। सो टुडे हम इसकी एक और प्रॉपर्टी को देखेंगे, कंडीशन को देखेंगे, जो कि है व्हेन डाटा इज नॉट अवेलेबल इन द टेबल। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, हर नॉर्मल फॉर्म में जब डाटा अवेलेबल था, आपको व्हाइट बोर्ड पर मैंने कराई थी एग्जांपल। होप सो आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा, बाकी एग्जांपल को अटेम्प्ट किया होगा, नहीं किया तो काइंडली अटेम्प्ट करें। आज हम लोगों ने जो कवर करना है वो बेसिकली हमने कवर करना है कंडीशन नंबर 2, व्हेन डाटा इज नॉट गिवन इन द टेबल। हमने जो बोर्ड के ऊपर एग्जांपल की थी उसमें डाटा गिवन था, बाकी एग्जांपल्स और वो आपने सारी खुद करनी थी, बुक में से भी और एग्जांपल आपको मिल जाएंगी, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं व्हेन डाटा इज गिवन। आज हम देखेंगे व्हेन डाटा इज नॉट गिवन इन द रिलेशन। एडिटिव लॉसी ज्वाइन ये था कि जब हम रिलेशन आर के ऊपर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसको डीकम्पोज करते हैं रिलेशन आर को। हमारे पास 3 रिलेशन बने थे, R1 R2 R3, जिसके अंदर कॉलम्स क्या थे, R1 में AB, R2 में BC और R3 में AC। फिर उसके बाद हमने उन तीनों डिफरेंट टेबल्स को दोबारा से ज्वाइन किया था वाया नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन। और नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन क्या था, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे, रिपीटेड रिकॉर्ड को डिलीट कर देते थे और हर एक वैल्यू को मैच करके एक नई वैल्यू बनाते थे। जब हम तीनों टेबल को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, इन ज्वाइन डिपेंडेंसी ज्वाइन करेंगे सॉरी, उसके अंदर क्या होगा, ज्वाइन करते हुए हम नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन यूज़ करेंगे और हमारे पास दोबारा से एक आर का टेबल बनेगा। हम ये देखेंगे कि जो पहले टेबल था जिसको हमने डिकम्पोज किया और फिर दोबारा से हमने उसको ज्वाइन करके नया टेबल बनाया, क्या उसमें वैल्यूज सेम है या डिफरेंट है। अगर वैल्यूज में इंक्रीमेंट हो गई, पहले फॉर एग्जांपल टेबल में 3 वैल्यू थी और जब हमने डीकम्पोज करके दोबारा ज्वाइन किया उसमें 5 वैल्यू या 4 वैल्यूज आ गई, सो वी कैन से दैट दैट इज एडिटिव लॉसी ज्वाइन। देन एडिटिव लॉसी ज्वाइन की 2 कंडीशन थी, जो वैल्यू ऐड हुई क्या वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या वो सुपूरियस टपल है। सुपूरियस टपल क्या था, जो कि फेक इंफॉर्मेशन थी। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम डिसाइड करेंगे क्या ये सुपूरियस है या फिर हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, एक्सट्रैक्ट की है रिलेशन आर में से। सो उसकी बेस के ऊपर हम कहेंगे क्या ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। और इसकी पहली कंडीशन थी कि आर रिलेशन मस्ट बी इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, कि उसके अंदर कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो, जो हमने फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में डिस्कस की थी। देन नॉन एडिटिव लॉसलेस ज्वाइन के अंदर क्या था कि जब हमने रिलेशन आर को डिकम्पोज किया, दोबारा नया रिलेशन बनाया वाया नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन ऑन 3 टेबल्स, जो हमारे पास आउटपुट आई, टेबल आया आर दोबारा से, उसके अंदर अगर कोई डाटा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ, ना ही कोई डाटा उसमें से डिलीट हुआ है और रिपीटेड रिकॉर्ड भी माइनस हो गए हैं, सो हम उसे कह सकते हैं नॉन एडिटिव लॉसलेस ज्वाइन। सो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिया, इसकी एग्जांपल भी हम लोगों ने कर ली थी। आई एम जस्ट रिव्यूइंग दैट लास्ट क्लास टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे व्हेन डाटा इज नॉट गिवन इन द रिलेशन, तो फिर कैसे हमने इसको करना है अटेम्प्ट। ये एग्जांपल हमने बोर्ड पे की थी, ठीक हो गया। इसके बाद जो है ये इसकी डेफिनेशन है, रिलेशन आर इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, अगर वो फोर्थ में हो और ज्वाइंट डिपेंडेंसी ना हो। और ज्वाइंट डिपेंडेंसी की 2 कंडीशन है, एक उसके अंदर अगर नॉन एडिटिव है लॉसलेस ज्वाइन या फिर एडिटिव लॉसी ज्वाइन सी है और उसमें इंफॉर्मेशन जो ऐड हुई है वो मीनिंगफुल है। अगर लॉसलेस है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना डिलीट हुई है, ना ऐड हुई है और ना ही रिपीट हुई है, सो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या नॉन एडिटिव लॉसलेस है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। व्हेन डाटा इज गिवन एंड व्हेन डाटा इज नॉट गिवन, वी हैव जस्ट डन इन प्रीवियस एग्जांपल व्हेन डाटा इज गिवन इन अ रिलेशन। तो उसको कैसे करना है परफॉर्म, एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद करेंगे, जिसके आगे रिलेशन दोबारा से देखें। एक रिलेशन आर है, 3 कॉलम्स हैं, इसको डिकम्पोज किया तीनों को R1 R2 R3 में यूजिंग नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन। उसके बाद इन तीनों को जब दोबारा से ज्वाइन करेंगे हमारे पास एक और ये रिलेशन आएगा। इसमें हमने देखना है क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। सो आर इज नॉट इक्वलेंट टू प्रोजेक्शन ऑफ आर, नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन का साइन है ये, R2 प्रोजेक्शन, R2 की प्रोजेक्शन, देन नेचुरल ज्वाइन का साइन है एंड R3, ठीक हो गया। सो इस तरीके से आप देखेंगे एक्स्ट्रा है तो ये क्या है, ये हमारे पास लॉसी ज्वाइन
है इसके, ये क्या है, लॉसी है। सो हम ये कह सकते हैं क्या है, अगर इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर मीनिंगफुल आई है तो हमारा जो टेबल है वो सेटिस्फाई करता है दूसरी कंडीशन को कि जेडी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, जॉइंट डिपेंडेंसी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये चीज़ आप इन डिटेल लास्ट टाइम भी देख चुके हैं। एक और कंडीशन है एग्जाम्पल नंबर 2 है एंड कंडीशन 1 व्हेन डाटा इज गिवन इन द रिलेशन। सो इसको दोबारा R1 R2 में डिकम्पोज किया एंड दोबारा इसको मैप किया। यहाँ पे 3 कॉलम है तो ये देखें इसमें 3 कॉलम्स तीन रिलेशन आ गए, A B C एंड AC, और दोबारा से इनको ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू प्रोजेक्शन कहती कॉलम के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते थे, कॉलम वाइज हम डाटा को सिलेक्ट करते थे। ये मैथमेटिकल इसकी जो है वो नोटेशन है कि R इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ R1 ऑफ R इज नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन का साइन है, देन प्रोजेक्शन ऑफ R2 R मीन जो ओरिजिनल रिलेशन R है हमारे पास, ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं R के। इसका मतलब है R यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है R इज इक्वल टू, ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल है ये और इसका डाटा है। जब हम ये सारा परफॉर्म कर लें तो ये इक्वल हो जाएं, क्या हो, ये इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा, हमारे पास लॉसलेस होगा। ये एक और एग्जांपल है बुक की, आप इसको भी देख सकते हैं। देन व्हेन डाटा इज नॉट गिवन इन अ रिलेशन, अगर डाटा गिवन ना हो रिलेशन में तो फिर क्या होगा। तो आपको ये एग्जांपल अगर दी जाएगी अटेम्प्ट करने के लिए, इसके अंदर मेंशन होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है इसमें। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आ रहा है उसमें 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD। जब उसको डिकम्पोज किया R1 क्या बना AB के साथ 2 कॉलम्स के साथ, R2 भी 2 के साथ और R3 भी 2 के साथ 2 कॉलम्स के साथ बन गया, 3 रिलेशन बन गए। देन F ऑफ A के ऊपर डिपेंड कर रहा है B के ऊपर डिपेंड कर रहा है C। F स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि B की प्राइमरी की A है, C की प्राइमरी की B है, D की प्राइमरी की C है। इक्वल्स टू का क्या मतलब है, साइन था ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का, हम इस लेक्चर में स्टार्ट में देख चुके हैं ये साइन। अगर ये 2 एरोज होते तो हम कहते थे इसको क्या है, ये MVD है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। अगर सिंगल एरो है तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन, क्या ये लॉसी है या लॉसलेस है, जो कि हम 2 कंडीशंस को देखते आ रहे हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में JD के अंदर, ज्वाइंट डिपेंडेंसी के अंदर। अब इसका प्रोसीजर ये होगा, राइट डाटा इन टेबुलर फॉर्म। कैसे, जो कॉलम्स होंगे वो आपने ABCD लिख दिया, R1 R2 R3 को कहाँ लिखा, इनको आपने रो में लिख दिया। R1 में अब आपने देखना है इसमें जो कॉलम्स हैं वो R1 में क्या है AB है, R2 में क्या है BC है, R3 में क्या CD है। यहाँ स्टेरिक लगा देना है, A और B और C और D। ये आपका सोल्यूशन है। अब स्टार्ट यहाँ से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। AB BC CD, यहाँ पे क्या किया आपने स्टेरिक लगा दिया। क्यों, R1 में मैंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया, AB दी है, R2 में क्या दिया है BC, और R3 में क्या दिया है CD दी है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये है आपका अप्लाई फंक्शनल डिपेंडेंसीज एज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। मैंने क्या आपको प्रोवाइड किया था, B इज डिपेंडेंट ऑन A, C इज डिपेंडेंट ऑन B, D इज डिपेंडेंट ऑन C। ठीक हो गया। सो आप क्या करेंगे, टिक के साइन लगा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अभी टिक के साइन आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं। AB प्राइमरी की है, BB CB। कैसे, B इज डिपेंडेंट ऑन A इज द डिटर्मिनेंट फॉर B। हमने क्या किया, सिंगल टिक लगा दिया, डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। D के ऊपर कोई एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं करता, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिजाइन अ टिक ऑन D कॉलम। ठीक हो गया। अगला स्टेप किया है स्टेप 2 में। सेकंड स्टेप इन स्टेप 2 इज वी विल सिलेक्ट कॉलम ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स कंटेनिंग मिनिमम ऑफ 2 स्टार। आप क्या करेंगे, अगला स्टेप, अच्छा इसके बाद वाला स्टेप ये है कि हमने क्या क्या सिलेक्ट कर लिया जिस कॉलम के अंदर 2 स्टार हैं। A के कॉलम में देखो 1 स्टार है, B में देखो कितने हैं, 2 हैं, तो हमने डबल टिक कर लिया B को। C में देखें कितने स्टार हैं, 2 स्टार हैं, सो C को भी डबल टिक कर लिया। D में भी 1 स्टार है, सो इसको तो ना ये डिटर्मिनेंट है ना ही इसमें 2 स्टार हैं, सो ये तो पहले ही वो एब्सोल्यूट निकल गया है इस कंडीशन में से। देन स्टेप 2 ही कंटिन्यू है। नाउ वी विल अप्लाई फंक्शनल डिपेंडेंसीज बिटवीन B to C, C to D। अब क्या करेंगे, जहाँ पे डबल स्टार है सो हम ये करेंगे कि जिस तरह आपको पता है कि C पे डिपेंड करता है D और
बी पे डिपेंड करता है सी। सो बी एंड सी आर द डिटर्मिनेंट्स, डबल स्टार वाले। इस टाइम बात हो रही, ए भी था लेकिन उसमें 1 स्टार था, सो हमने उसको डबल टिक नहीं किया था। हम क्या करेंगे, ये वाले जो रोज हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया, जो इनकी वैल्यूज हैं इनको हम स्टार लगा के उसको हाईलाइट कर देंगे कि ये हमने ऐड ऑन किया है, क्योंकि सी डिपेंड कर रहा है बी पे और डी डिपेंड कर रहा है सी पे। सो सी इज आल्सो डिपेंडेंट एंड डी इज आल्सो डिपेंडेंट, और ये डबल स्टार के साथ भी हैं, बी सी। अगला स्टेप क्या होगा, चेक नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच रो। R1 में भी आपने नंबर ऑफ स्टार चेक करने, R2 में, R3 में। इफ a row contains stars in all column then lossless join, otherwise lossy join। क्या मतलब है, अगर एक रो में R1 R2 3 में से किसी भी रो में सारे स्टार आपको मिलेंगे, दैट इज द लॉसलेस ज्वाइन, अदरवाइज लॉसी ज्वाइन हम इसे कहेंगे। सो R1 में आपको क्या है, सारे स्टार मिल रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन का आंसर क्या है, आफ्टर परफॉर्मिंग दीज स्टेप्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, दिस इज, क्या था अभी जो हमने देखा, लॉसलेस ज्वाइन। ठीक है, यस सर, ओके, ये था प्रोसीजर। अब ये टेबुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर है, स्टेप्स इन नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले आपको याद होगा हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते थे, एम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिमूव करते थे, रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करते थे, प्राइमरी की असाइन करते थे। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करते थे, और थर्ड के लिए ट्रांजिटिव, और फिर फोर्थ के लिए क्या करते थे हम लोग, MVD मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज को, एट्रीब्यूट को नहीं, MVD को रिमूव करते थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। देन BCNF में हम MVD को करते थे, और थर्ड मतलब जो हमने अचीव कर लिया BCNF, और फोर्थ के लिए हमने MVD को किया। हमारा जो था थर्ड से BCNF में हम जब गए थे, हमने उसमें क्या देखा था कि हमारे पास ऐसा अगर हो जिसके अंदर हमने गलत प्राइमरी की बना दी हो। ट्रांजिटिव में क्या था, हम प्राइमरी की ही नहीं बनाते थे जो कि बननी चाहिए, और BCNF में जाने के लिए हम क्या करते थे, देखते थे कि अगर हमने गलत प्राइमरी की बनाई हुई है तो उसको ठीक करते थे। देन फर्दर एनॉमलीज किया है। हाँ, अब जो हम फिफ्थ में गए, हमने JD को अचीव की, JD ज्वाइंट डिपेंडेंसी को रिमूव किया। एडिटिव है या नॉन एडिटिव है, लॉसी है या लॉसलेस है, फिर उसकी फर्दर कंडीशंस को देखा। इसके बाद जो हमारे पास DKNF है, ये मैं आपको एग्जांपल से अभी कराऊंगा, बाकी आप लोग देख लेंगे, अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एग्जांपल में आप लोग ये एक टेबल स्ट्रक्चर देखें जिसमें हमारे पास स्टीव, रोड्रिक, कैटरीना एंड गैरी हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ, दैट इज द प्राइमरी की। देन वेल्थी पर्सन टाइप्स हैं, एक्सेंट्रिक मिलीनियर, एविल बिलीनियर, एक्सेंट्रिक बिलीनियर एंड इविल मिलीनियर, और इनकी कुछ नेटवर्थ है इन डॉलर्स है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि DKNF एक तो अचीव आप इस तरह कर सकते हैं कि आप लोगों ने फर्दर कॉलम्स के ऊपर आपने जो है ना नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करना है। कैसे, वो ऐसे कि आप लोग देखें मिलीनियर और बिलीनियर का डाटा, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो मिलीनियर्स हैं उनकी जो नेटवर्थ है इन फिगर्स, वो बेसिकली कितना डिजिट है नेटवर्थ, वो है 7 डिजिट। यहाँ पे आप देखें मिलीनियर की 7 डिजिट सैलरी हो अगर, या उनके वो एसिड्स हो तो वो मिलीनियर हैं, और इससे अगर ज़्यादा हो तो वो बिलीनियर हैं। उसके अंदर भी फर्दर फिर 2 कैटेगरीज हैं। अब इसमें कहा यह गया DKNF के अंदर कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैटेगराइज कर लेंगे। जैसे कि आपको याद होगा EERD के अंदर आप लोग सब टाइप एंटिटीज बना देते थे और सुपर टाइप होता था, इसमें भी ऐसा ही है। मिलीनियर को अलग कर लेंगे, बिलीनियर और मिलीनियर का डाटा अलग कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे इसमें दिया गया डिकम्पोज करके। अगर तो 7 डिजिट टू 7 डिजिट सैलरी है मिनिमम टू मैक्सिमम, सो वो वाला पर्सन क्या कहलाएगा, मिलीनियर। अगर 7 से ज्यादा डिजिट सैलरी है या एसिड्स हैं तो वो वाला पर्सन क्या कहलाएगा, बिलीनियर कहलाएगा। सो ये 2 टेबल बनाए। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, अगर हम IDS में होते और हमने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टेबल का एक क्या करते हैं हम लोग इनको, ताकि रिपीट बार बार ना हो, प्राइमरी की इसको कॉल कर लेते जंक्शन टेबल में। सो स्टीव अगर एक्सेंट्रिक मिलीनियर है, सो जंक्शन टेबल में क्या आ जाएगा, स्टीव और मिलीनियर
ये हम या कोई आईडीज हम इनके रख लेते अपने आसानी के लिए, सरोगेट की बना लेते थे। सो DKNF क्या है? DKNF is frequently difficult to achieve in practice. Regardless, it is beneficial to be DKNF aware when designing a model and to prefer DKNF satisfying alternatives even if they are less convenient or less general. एक तो ये है कि डिफ़िकल्ट है अचीव करना इन प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन पहले ही हो चुकी होती है, नॉर्मलाइजेशन करते हुए टेबल्स बहुत ज़्यादा पहले ही हम बना चुके होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो DKNF इस तरह आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम के ऊपर आप देखें, जैसा कि इसमें स्पेसिफिकली एग्जांपल सेट की गई थी DKNF की। सो ओके, DKNF आपके पास ये है, देन 6 नॉर्मल फॉर्म। ओके, डेट बेसिकली हमारे पास जो है ना, इसके अंदर मेजर फैक्टर है, और जैसा कि नाम भी उसका सीजर डेट है तो इसके ऊपर डेट के ऊपर ज़्यादा इसने फोकस किया है इन 6 नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि है कोर्स की, और उसमें क्या है, एट्रीब्यूट कोर्स नंबर, कोर्स नेम एंड कोर्स क्रेडिट आर। द प्राइमरी की इज कोर्स नंबर फॉर एनी गिवन कोर्स, द एट्रीब्यूट कोर्स नंबर कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक हो गया है, वो प्राइमरी की है। फॉर एनी गिवन कोर्स द एट्रीब्यूट कोर्स नेम मे बी चेंज एनी पॉइंट इन टाइम। फॉर एनी गिवन कोर्स द एट्रीब्यूट कोर्स क्रेडिट मे बी चेंज्ड एनी पॉइंट इन टाइम। अब ये कंडीशन हम सेट कर रहे हैं इस एग्जाम्पल को से आपको 6 नॉर्मल फॉर्म समझाने के लिए। अच्छा जी, in figure 4.6 provides some sample data of the course relation by introducing the attributes effective date. We have actually introduced a new set of concerns as summarized below. अब जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें effective date नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, सेट किया। अब क्यों किया वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। If you assume that the functional dependency course number, for example course number पे ये सारे कॉलम्स डिपेंड करते हैं, then course is in 5th normal form. However, in this case, if course name or course credit of a given course tuple changes at a given effective date, there is no way of showing what it was before. जैसा कि आपका स्टेटस अभी नमल में अगर चेंज होता है कुछ स्टूडेंट्स का, तो पहले क्या स्टेटस था, इसको बताने के लिए किस डेट से किस डेट तक आप एफकॉम में थे और किस डेट से किस डेट तक कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल नमल में चला गया, सो हमारे पास एक इफेक्टिव डेट का कॉलम होना चाहिए। जैसा कि मैं बता, सीजे डेट ने डेट के ऊपर ही काम करके और ये जो है 6 नॉर्मल फॉर्म इंट्रोड्यूस कराई। सपोज वी अज्यूम द फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हमने एफडी जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वही कुड इंट्रोड्यूस इन सरोगेट की इनटू रिलेशन एंड की ऑन सरोगेट की व्हाइल इग्नोरिंग द एफडीज। ओके, ठीक हो गया, आगे देखते हैं अभी इसको। हमारे पास था, तो इफेक्टिव डेट जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई कि ये भी पता हो कि किस डेट को ये कोर्स था और इसका ये क्रेडिट आर था। अगर चेंज होता है, मे बी अगर क्रेडिट आर चेंज हो जाते हैं, जैसा कि इवन दो रियल टाइम में चेंज होते भी हैं, किसी सेमेस्टर के अंदर कभी CCN के अंदर वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में लैब होती थी और कभी वो चेंज होकर लैब नहीं होती थी, सो क्रेडिट आर भी उसके चेंज हो रहे होते थे। सो ये डिफाइन किया जाता है कि इस सेशन में लैब थी CCN के साथ और इस सेशन में नहीं थी। तो सेशन क्या आपका वो एक पूरा एक फिगर है कि इस डेट से इस डेट तक जो सेशन था या इस ईयर की इन्वॉल्वमेंट थी, ये सारी डेट्स हैं जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि फ़लाने सेशन में जो है वो CCN के अंदर लैब थी और फ़लाने सेशन में जो है वो CCN में लैब नहीं थी, जिसको इफेक्टिव डेट के नाम से बताया गया। जैसा कि हम सरोगेट की ऐड करते थे ताकि हमें आसानी हो कॉम्बरसम की को रिजॉल्व करने में, सो हम इफेक्टिव डेट को इसमें ऐड कर देते हैं। 6th नॉर्मल फॉर्म इज डिफाइंड एसेंशियली रिफाइंस 5th नॉर्मल फॉर्म। इट इज देयरफॉर, अब देखें 5th में भी हम क्या कर रहे थे, जो भी हमने डिस्कस किया पहले, हमने मिलीनियर बिलीनियर के लिए हमने क्या किया था, अलग टेबल बनाया था, देन उसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया था कि हम अगर प्रैक्टिकली अचीव करेंगे तो जंक्शन टेबल बना लेंगे, रिपीटेड रिकॉर्ड को माइनस भी कर देंगे और मिलीनियर बिलीनियर जो है उसको सब कैटेगराइज कर लेंगे, जैसा कि हम इनहेंस डेटाबेस के अंदर करते थे। फिर क्या किया, इफेक्टिव डेट को ऐड कर दिया गया एज ए कंपोजिट की, 2 प्राइमरी कीज बना दी। इससे ये होगा कि ये कोर्स नंबर इस डेट तक इफेक्टिव था और इसके ये क्रेडिट आर था। ठीक हो गया, इफेक्टिव डेट मींस कि इस डेट तक ये इफेक्टिव थी, ये डिटेल्स इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए। फिर जब अपडेट होंगी तो दोनों ही कोर्स नंबर भी अपडेट हो जाएगा और इफेक्टिव डेट भी।